गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में आपको वाक्य के भेद के विषय में पढ़ाएंगे। वाक्य के दो भेद पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। आज मिश्र वाक्य के विषय में बताएंगे। साथ ही वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण की संक्षिप्त जानकारी भी देंगे। तो मिश्र वाक्य पर आते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य आपस में व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए आदि। उदाहरण लेते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पर यदि मैं परिश्रम करता आश्रित उपवाक्य है, अवश्य सफल होता यह प्रधान उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है, उसने कहा कि वह कल आगरा जाएगा। यहाँ पर वह कल आगरा जाएगा यह आश्रित उपवाक्य है, उसने कहा यह प्रधान उपवाक्य है। अब आज समझ लेते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हों, सिर्फ आकांक्षा शेष रह जाए और इसी कारण से उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होकर सिर्फ वाक्य के साथ हो, उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पे पद कहते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता तो उसे शब्द न कह करके पद कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि, यहाँ पर आकांक्षा शेष रह जाती है, इसलिए यह उपवाक्य है। यह अधूरा सा लगता है। तब तक मैं नहीं खाऊंगा, इस वाक्य में भी आकांक्षा शेष रह गई, यह भी उपवाक्य है। अब देखते हैं कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे होती है। वाक्य परिवर्तन करते समय जिस उपवाक्य की क्रिया बदलती है उसे आश्रित तथा जिसकी क्रिया नहीं बदलती वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वाक्य बनता है उसने कल न आने के लिए कहा है। इसका अर्थ यह है कि आश्रित उपवाक्य की क्रिया बदल गई। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तब उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सोनी बोली कि मैं उड़ीसा जा रही हूँ। यहाँ पर सोनी बोली का प्रधान उपवाक्य है और मैं उड़ीसा जा रही हूँ आश्रित उपवाक्य है, जो उसकी जगह उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसके कर्म को बता रहा है। प्रायः संज्ञा उपवाक्य के पहले की आता है, परंतु कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आश्रित उपवाक्य पहले हो जाता है और प्रधान उपवाक्य बाद में होता है। वह अवश्य आएगा, मुझे विश्वास है। यहाँ पर की लुप्त है, योजक और की जगह क्वामा प्रयुक्त हुआ है। फिर आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य पर। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य कभी आरंभ में, कभी बीच में तो कभी अंत में आते हैं। जैसे उस चोर को पकड़ लिया गया जिसने चोरी की थी। यहाँ पर यह विशेषण आश्रित उपवाक्य अंत में आया है। दूसरा उदाहरण है, जो पुस्तक मैंने दी थी वह कहाँ रखी है। यहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य पहले आया है। तीसरा उदाहरण है, वह खिलौना जो बैटरी से चलता है मैंने खरीद लिया। यहाँ पर विशेषण उपवाक्य बीच में आया हुआ है। ठीक, अब आते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं वहीं पढ़ता हूँ जहाँ तुम पढ़ते थे। ये 5 प्रकार के होते हैं। कालवाचक उपवाक्य, जिसमें क्रिया के होने का समय पता चलता है। दूसरा स्थानवाचक उपवाक्य, जिसमें क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। तीसरा रीतिवाचक उपवाक्य, जिसमें क्रिया के होने का तरीका पता चलता है। चौथा है परिमाणवाचक उपवाक्य, जिसमें क्रिया के होने का परिमाण पता चलता, मात्रा पता चलता है। और पांचवा है परिणामवाचक क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें क्रिया का परिमाण और फल पता चलता है, कारण और फल पता चलता है। तो कालवाचक उपवाक्य का 2 उदाहरण है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, यहाँ समय
का भान होता है कि क्रिया कब हो रही थी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल दी। दूसरा है स्थानवाचक उपवाक, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आ रहे हो। जहाँ का राजा भ्रष्ट होता है वहाँ की प्रजा दुखी रहती है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के स्थान का पता चलता है। रीतिवाचक उपवाक, वह उसी प्रकार खेलता है जैसा मैंने सिखाया था। दूसरा, जैसा मैं लिखता हूँ वैसा कोई नहीं लिखता। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के होने का तरीका पता चलता है, रीति पता चलती है। परिमाणवाचक उपवाक, जितना तुम बोलते हो उतना कोई नहीं बोलता। जितना परिश्रम करोगे तुम्हें उतनी ही सफलता मिलेगी। दोनों वाक्यों से क्रिया के मात्रा का बोध होता है। अब आते हैं पांचवा, परिणामवाचक उपवाक, वह आज इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। दूसरा, यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता। इन दोनों वाक्यों में कारण और फल का संबंध है, इसलिए हाँ बच्चों, अब आपको जितना सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ाया गया, बताया गया है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको कॉपी पर लिखनी है। अब आते हैं वाक्य संश्लेषण पर। वाक्य संश्लेषण क्या होता है? अनेक सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल मिश्र या संयुक्त वाक्य बना देना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे 3 वाक्य दिए जा रहे हैं। सेनापति का आदेश हुआ, एक वाक्य। सैनिकों ने बंदूकें उठाई, दूसरा वाक्य। सैनिक लड़ने चल पड़े, तीसरा वाक्य। यहाँ पे तीनों वाक्यों को मिलाकर के सबसे पहले हम बनाएंगे एक संश्लिष्ट सरल वाक्य। जैसे सेनापति का आदेश होते ही सैनिक बंदूकें उठाकर लड़ने चल पड़े, यह सरल वाक्य है। दूसरा संश्लिष्ट संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सेनापति का आदेश हुआ और सैनिक बंदूकें उठाकर लड़ने चल पड़े, और समुच्चय बोधक है, 2 स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए दोनों और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। अब आते हैं संश्लिष्ट मिश्र वाक्य कैसे बनता है। जैसे ही सेनापति का आदेश हुआ वैसे ही सैनिक बंदूकें उठाकर लड़ने चल पड़े, यह एक संश्लिष्ट मिश्र वाक्य है। अब इस पर आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है, अपने से करना। 3 छोटे छोटे वाक्य दिए जा रहे हैं, तीनों को मिला करके आपको एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र वाक्य बनाना है। तीनों वाक्य हैं। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा वाक्य है उनके 4 पुत्र थे। तीसरा वाक्य है चारों पुत्र आज्ञाकारी थे। तीनों को मिलाकर के एक सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आप कॉपी पर बनाइए, लिखिए। अब आते हैं वाक्य विश्लेषण पर। वाक्य के अंगों को अलग अलग करना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। उनके पदों को पृथक पृथक कर देना ही वाक्य पृथक्करण, वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक सरल वाक्य लेते हैं, सरल वाक्य का विश्लेषण करते हैं। सरल वाक्य, मोहन का भाई मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पर किस तरह सरल वाक्य का पृथक्करण होता है, विशेषण होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले उद्देश्य और विधेय को अलग करते हैं। फिर उद्देश्य में कर्ता क्या है उसे बताते हैं, फिर कर्ता का विस्तार बताते हैं। फिर विधेय अलग में क्रिया बताते हैं, क्रिया का विस्तार बताते हैं। कर्म होता है तो कर्म बताते हैं, कर्म का विस्तार होता है तो कर्म का विस्तार बताएंगे। जितने पद होंगे उनकी विषय में उन्हें अलग अलग करके उनकी जानकारी देते हैं। तो इसमें कर्ता क्या है? भाई। कर्ता भाई है, मोहन का भाई, इसलिए ये कर्ता का विस्तार है, मोहन का, ये कर्ता का विस्तार है। क्रिया है पढ़ता है, ये पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया हो गई। फिर धीरे धीरे पढ़ता है, यह क्रिया का विस्तार हो गया। कर्म है पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक कर्म है। फिर कर्म का विस्तार क्या है? मेरी पुस्तक, यह कर्म का विस्तार है। हाँ, तो ये हुआ सरल वाक्य का विश्लेषण। अब आते हैं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण किस तरह होता है। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण आसान है। इसमें केवल 3 चीजें अलग करते हैं। प्रधान वाक्य, समानाधिकरण वाक्य, योजक या समुच्चय बोधक।
तो प्रधान वाक्य इसमें क्या है, पहचान करके हम लिखेंगे। सुबह हुई, यह प्रधान वाक्य है। चिड़ियाँ चहकने लगीं समानाधिकरण वाक्य है। और समुच्चय बोधक और है। बस 3 भाग इसके किए जाते हैं। अब आते हैं मिश्र वाक्य का विश्लेषण। मिश्र वाक्य का विश्लेषण, मिश्र वाक्य लेते हैं। मैंने कहा था कि वह नहीं आएगा। इसका भी विश्लेषण बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम प्रधान उपवाक्य को अलग करते हैं, फिर आश्रित उपवाक्य को अलग करते हैं, योजक को अलग करते हैं, फिर आश्रित उपवाक्य के भेद बताते हैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, मैंने कहा था। आश्रित उपवाक्य क्या है, वह नहीं आएगा। योजक क्या है, कि इसमें योजक है जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ रहा है। और आश्रित उपवाक्य का भेद क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहले ही बताया जा चुका है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य के पहले की समुच्चय बोधक लगा होता है। अब जितना आप लोगों को वाक्य विषय में अभी तक पढ़ाया गया है वो सब कॉपी पे करिए, उदाहरण सहित करिए और व्याकरण की बुक के मदद से करिए। अब अगले वीडियो में अगले दिन हम आप लोगों को वाक्य परिवर्तन के विषय में विस्तृत रूप से बताएंगे।